जी। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में आपके साथ हमने जो चर्चा की थी कि आपने कहा था कि जाति जो है ये आरक्षण का आधार नहीं है। जाति ये गलत धारणा है, जाति का आधार होना। तो ये जो धारणा है खास करके ये पिछड़े वर्गों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। तो ये धारणा बनने की वजह क्या-क्या है, इसके ऊपर भी हम कटाक्ष आपसे लेना चाहेंगे, इसका विश्लेषण भी आपके द्वारा करना चाहेंगे। पहले ये कैसे डेवलप हुई धारणा और फिर आगे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर साहब। हाँ प्रदीप जी, क्या हुआ है कि यानी हम इसको हमने समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आरक्षण शब्द यह हमारे तक, हम तक कौन से एज में पहुंचा। सबसे पहले हमने आरक्षण यह शब्द कब सुना और इस किस माध्यम से सुना, किस सर्कमस्टांसेस में सुना, यह जानना जरूरी है। जितने भी हम सभी लोग हैं, मोस्टली जब हम 10th में रहते हैं या 11th 12th में रहते हैं, जब हम विद्यार्थी दशा में रहते हैं, जब हम स्टूडेंट्स रहते हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब हम यह रिजर्वेशन, यह टर्म मोस्टली हमें इंट्रोड्यूस की गई, हमारे कान पर हमें सुनाई दी। और यह किस प्रक्रिया के तहत सुनाई दी, वो है कि अगर शिक्षा में आपको आरक्षण लेना है तो पहले आपको एक प्रमाण पत्र की जरूरत चाहिए, एक सर्टिफिकेट की जरूरत है। वो है आपका जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट। तो भैया जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, लोग हैं, जिनको शिक्षा में एडमिशन्स के तहत आरक्षण लेना होता है, उनको सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यह बनाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जाति प्रमाण पत्र ऑब्टेन करना पड़ता है प्रशासन से, स्थानिक प्रशासन से। तो यह बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे यह कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, तो सर्टिफिकेट लेने की प्रोसेस में वो वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, माँ बाप के साथ जाते हैं, उस ऑफिस में चक्कर मारते हैं, और उसके बाद जो सर्टिफिकेट हाथ में आता है तो कास्ट सर्टिफिकेट मोस्टली जगह पर यह टाइटल उनको दिखाई देता है, जाति प्रमाण पत्र। हालांकि वो कास्ट ऑब्लिक ट्राइब सर्टिफिकेट इस तरह का टाइटल है, लेकिन चूंकि बहुत जगह पर, बहुत राज्यों में हमने यह देखा है कि केवल उसको जाति प्रमाण पत्र इस तरह का ही हेडिंग दिया जाता है। तो पढ़ते पढ़ते उसको जाति ऑब्लिक जनजाति, कास्ट ऑब्लिक ट्राइब सर्टिफिकेट, यह बोलने की बजाय आसान होने की वजह से केवल जाति प्रमाण पत्र, एक तो यह बोला गया। दूसरी बात, जिन जिन सर्टिफिकेट पर केवल कास्ट सर्टिफिकेट का टाइटल गया है, केवल जाति प्रमाण पत्र यह लिखा गया है, तो वो जो बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं में जब उनके हाथों में यह प्रमाण पत्र आता है, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट हमने किस लिए लिया? तो हमें कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए और रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन चाहिए, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट का और रिजर्वेशन का यह ताल्लुक तब जुड़ जाता है कि भैया रिजर्वेशन लेने के लिए, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए हमें यह सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इसका मतलब वो लोग ये सोचते हैं, हमने यह सोचा है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, यह प्री रिक्विजिट है। इसका मतलब शायद आरक्षण जाति पर आधारित हो, ऐसा हमारी मेंटल प्रोसेस इन दी बैक ऑफ द माइंड उस समय में हो गई है। और यह जो को रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड रिजर्वेशन, यह अनकॉन्शियसली
यह को रिलेशन हमारे माइंड में उस समय जब हम विद्यार्थी दशा में थे, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तब वो सर्टिफिकेट को देखकर कि कास्ट सर्टिफिकेट जो चाहिए रिजर्वेशन अवेल करने के लिए। सो यह वाली बात, यह जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो जो कागज है सर्टिफिकेट का, वो बात, वो कागज बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है यह मानसिकता निर्माण करने के लिए कि आरक्षण जाति पर आधारित है। अभी जब हमने पिछले एपिसोड में ये डीकंस्ट्रक्ट किया, इस मिथ को हमने डीकंस्ट्रक्ट किया कि आरक्षण जाति पर आधारित नहीं है, यह जब हमने क्लैरिफाई कर दिया, तो हमें यह भी बताना जरूरी होगा कि अगर आरक्षण जाति पर आधारित नहीं है तो इसका आधार क्या है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, और अगर जाति पर आधारित नहीं है तो फिर यह सर्टिफिकेट की नौबत क्यों, यह सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों, ये जाति का प्रमाण पत्र, ये ट्राइब का सर्टिफिकेट, इसकी जरूरत क्यों। तो कास्ट सर्टिफिकेट और ट्राइब सर्टिफिकेट की जरूरत केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस। और वो आइडेंटिफिकेशन किसका? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप अंडर आर्टिकल 340, 341 एंड 342। यह आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस, पहली प्रोसेस है आर्टिकल 340, 341 और 342 के तहत। 340 में जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनका आइडेंटिफिकेशन, आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट का आइडेंटिफिकेशन, और आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल ट्राइब्स, इन समूहों का आइडेंटिफिकेशन। तो पहले समूहों का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और समूहों का आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसका नोटिफिकेशन, उसका एक तो SC/ST के संदर्भ में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके द्वारा नोटिफिकेशन, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के संदर्भ में गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के तहत। तो समूहों का आइडेंटिफिकेशन यह एक प्रक्रिया, और दूसरी प्रक्रिया है एक बार यह समूहों का आइडेंटिफिकेशन हो तो उन समूहों के सदस्य का आइडेंटिफिकेशन जो होता है इस कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट के तहत। तो आप उसी समूह के सदस्य हो या नहीं हो, आप एक जाति के सदस्य हो या नहीं हो, आप एक ट्राइबल ग्रुप के सदस्य हो या नहीं हो, यह कंफर्म करने के लिए, यह आइडेंटिफाई करने के लिए यह कास्ट सर्टिफिकेट और ट्राइब सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। दैट इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन सेक। सो यह सर्टिफिकेट जो है यह केवल आइडेंटिफिकेशन का पर्पस सॉल्व करने के लिए है। इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव या इट इज नॉट द बेसिस। अभी तो फिर इस आरक्षण प्रणाली का आधार क्या है, इसका जो हम किस ग्राउंड्स पर इसको इरेक्ट किया गया है, इसके फाउंडेशंस क्या है इन समूहों के, कि भैया नहीं, अगर आरक्षण व्यवस्था जाति पर आधारित नहीं है तो फिर इसका आधार क्या है, इसके पिलर्स क्या है। अभी यह जानने के लिए हमें फिर से हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा, अनअमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा, और आर्टिकल 16(4) को फिर से हमें रिलेट करना पड़ेगा। उस आर्टिकल 16(4) में जो पब्लिक सर्विसेज में आरक्षण देने की बात आई, जब स्टेट सर्विसेज में आरक्षण देने की बात आई तो किन समूहों को आरक्षण दिया गया, वो है बैकवर्ड क्लासेस। तो इस बैकवर्ड क्लास, इस टर्म पर फोकस हमें करना है। संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह डिस्कशन करते समय इस बात को एक्नॉलेज किया था कि इस सोसाइटी में, भारत की सोसाइटी में, इंडिया की सोसाइटी में कुछ समूह ऐसे हैं जो कि पिछड़े हैं।
जिनमें पिछड़ापन दिखाई देता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी 300, 290, 300 सदस्य थे, यह सभी इस बात को लेकर बड़े ही सजग थे कि हमारी एंटायर सोसाइटी जो है, भारत की एंटायर इंडियन सोसाइटी जो है, यह एक होमोजिनस सोसाइटी नहीं है, यह डाइवर्स सोसाइटी है। और इसमें हमें कुछ समूह फॉरवर्ड समूह दिखाई देते हैं और कुछ समूह बैकवर्ड स्टेज पर दिखाई देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि इंडियन सोसाइटी जो है यह डाइवर्स सोसाइटी है, यह होमोजिनस सोसाइटी नहीं है। इसमें फॉरवर्ड समूह है और इसमें बैकवर्ड समूह है। और बैकवर्ड समूह जो है इनको हमें पब्लिक सर्विसेज में रिजर्वेशन देने की जरूरत है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि आरक्षण का आधार बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन या बैकवर्डनेस, यह जो टर्म है या ये जो सिचुएशन है, ये जो फिनोमिना है, यह महज एक पैरामीटर है। क्या ये पिछड़ापन, या क्वेश्चन ये पूछना होगा कि भैया मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी में, भारत के बहुसंख्याक लोक संख्या में यह पिछड़ापन आया कहां से? यह पिछड़ापन क्या यह नैसर्गिक पिछड़ापन था? क्या यह बहुसंख्याक वर्ग इतिहास काल से पिछड़े थे, या जन्मजात पिछड़े थे? सभा कर रही थी जो बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 16(4) ओरिजिनल अनअमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है, यह वर्ग, यह नागरिक, क्या ये इतिहास काल से पिछड़े थे? क्या ये जन्मजात पिछड़े हैं? यह सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। इसके जवाब नकारार्थी है। यह समूह जो है यह इतिहास काल से पिछड़े नहीं थे, यह जन्मजात पिछड़े नहीं है। यह पिछड़ापन, यह नैसर्गिक पिछड़ापन नहीं है। किन कारणों की वजह से यह समूह पिछड़े हुए, उन कारणों की जड़ तक जाना होगा। जिन कारणों की वजह से इन समूहों में पिछड़ापन आया है, वह कारण है इन समूहों के साथ किया गया असमानता का व्यवहार, इन समूहों के साथ किया गया भेदभाव का व्यवहार, इन समूहों को जो वंचित रखा गया वह व्यवहार, इन समूहों की कुछ जो जिसको हम अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज से इनको नकारा गया वो व्यवहार। तो जिस व्यवहार की वजह से पिछड़ापन आया है इन लोगों में, वह है इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन एंड डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो यह इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन एंड डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स को जब हम कॉन्सिक्वेंस के रूप में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि बैकवर्डनेस जो है, पिछड़ापन जो है, यह एक परिणाम है, यह कॉन्सिक्वेंस है इस इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन एंड डिनायल इस व्यवहार का। तो इस बहुसंख्याक वर्ग के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन और डिनायल का व्यवहार हुआ, जिसकी वजह से उनमें पिछड़ापन आया। और पिछड़ापन ये पैरामीटर बना दिया संविधान सभा ने रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का। तो पिछड़ेपन, जिस वजह से पिछड़ापन उत्पन्न हुआ है, वो फैक्टर्स जो है दे फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। जिन फैक्टर्स की वजह से पिछड़ापन उत्पन्न हुआ है, निर्माण हुआ है, वह फैक्टर्स है बेसिस, वह फैक्टर्स है ग्राउंड्स, दैट इज इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन एंड डिनायल। इन आधार पर आरक्षण, कॉन्स्टिट्यूशनल
पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन बेस्ड है इन 4 फैक्टर्स पे। जिन जिन समूहों के साथ यह व्यवहार हुआ और इन व्यवहारों के वजह से बैकवर्डनेस उनमें निर्माण हुआ, उनको आरक्षण का प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। So the ultimate basis for constitutional policy of reservation are the factors of inequality, discrimination, deprivation and denial of opportunities। और यही बात आप जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के जजमेंट्स दिए हैं, जहां जहां पर पॉजिटिवली और फेवर में दिए हैं, वहां पर इन फैक्टर्स का जिक्र किया है। हाल ही में जो मराठा समूहों को जो आरक्षण देने का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था, उसमें भी एक बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2014 में यह जजमेंट मराठा समूहों को आरक्षण नकारते वक्त दिया था। उस मराठा समूहों के बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट 2014 के जजमेंट में यही बात सटीक तरीके से मेंशन की गई है। कोर्ट रूम में बॉम्बे हाई कोर्ट में मराठा समूहों के वकीलों को यह बात पूछी गई थी कि क्या मराठा समूहों के साथ कोई भेदभाव का व्यवहार हुआ है, कोई सेग्रीगेशन का व्यवहार हुआ है, उनको वंचित रखने का कोई व्यवहार हुआ है। यह प्रश्न पूछा गया था और उस समय मराठा समूहों के वकीलों ने नहीं, ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ है, इस तरह का जवाब दिया है। और यह सारा कन्वर्सेशन बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में रिकॉर्ड किया गया है। So the basis of reservation is nothing but inequality, discrimination, deprivation and denial of opportunity.